अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट क्या है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, ये दो हाउसेस से बना है। पार्लियामेंट जो है हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो इन दोनों के फंक्शंस को देखेंगे और इन दोनों के पावर्स को डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के पास कितनी कितनी पावर्स हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, किस तरह का है, नेचर किस तरह की है, लेकिन यहाँ पे भी मैं सरसरी सा बता देता हूँ। सबसे पहले ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है ब्रिटेन में। उसके बाद 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट और मोनार्की भी यहाँ पे मौजूद है। इसकी जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही पुरानी है, इस वजह से इसे मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। मतलब ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट यहाँ पे मौजूद है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एवोल्यूशनरी ग्रोथ हो रही है, मतलब वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये स्टार्ट कब से हुआ? 1215 मैग्ना कार्टा, और आज तक जो भी कोई अच्छा ज्यूरिस्ट काम करता है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। इसके हाउसेस की अगर बात की जाए तो इसके 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एंड लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे क्राउन भी मौजूद है जो कि किंग हो सकता है या क्वीन हो सकती है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की पावर है सेरेमोनियल पावर, मतलब सिर्फ फर्जी पावर है, कोई खास किस्म की पावर नहीं है। इसी तरह वहाँ पे मुनार्क के पास जो क्राउन है, किंग या क्वीन, उनके पास भी कुछ खास पावर नहीं है। जो मेन पावर है वो इन दोनों हाउसेस के पास है, लेकिन अब एक हाउस ज़्यादा मजबूत है। वो कैसे, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने इनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, इन दोनों हाउसेस को डिटेल से जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ कॉमन है इसे लोअर हाउस भी कहा जा सकता है, और ये जो हाउस है ये बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो लोग इलेक्ट होके आते हैं। तो ऑब्वियसली जब बंदा इलेक्ट होता है तो उसकी पब्लिसिटी तो होती है, तो इस वजह से बड़ा पॉपुलर है। और दूसरे नंबर पे मुकम्मल जो पार्लियामेंट का सबसे बड़ा पार्ट है, 99% जो पार्ट है वो हाउस ऑफ कॉमन है। जो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमपीज कहते हैं, एमपीज, और वो इलेक्ट होते हैं वोट से, और वो वोट से आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, जिसमें जो ज्यूरिस्ट है ग्लैडस्टोन, वो कहता है जो इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम है उसका जो सेंटर है वो है हाउस ऑफ कॉमन। और अगर पावर, स्टेटस और लीडरशिप से देखा जाए तो इसे कंसीडर किया जाता है कि ये बरतानिया की पार्लियामेंट का फर्स्ट चैम्बर है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो आती है इसकी कंपोजिशन, जिसमें 650 मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर 75,000 वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसकी सीट्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं रीजनल डिवीजन और इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स में। इंग्लैंड को जो सीट्स मिलती हैं वो है 523, और जो स्कॉटलैंड को मिलती हैं वो है 72, 38 मिलती है वेल्स को, और 17 मिलती है आयरलैंड। टोटल ये मिलके बनती है 650 सीट्स। इससे अगला पॉइंट हमारे पास आता है टर्म, मतलब इसका दुरानिया कितना होता है। इसके दुरानिया की अगर बात करें तो पार्लियामेंट एक्ट 1911 के तहत 5 साल का दुरानिया होता है, लेकिन क्वीन चाहे या किंग चाहे तो वो फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पर डिसॉल्व भी कर सकता है पार्लियामेंट को। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कब कब डिसॉल्व हो सकती है? 2 कंडीशंस में डिसॉल्व हो सकती है। पहला तो वो आप अपना 5 साल का जो दुरानिया है उसको पूरा करें, और दूसरे नंबर पे वो डिसॉल्व हो सकती है जब कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए उसके मुकाबले में, तभी वो डिसॉल्व हो जाती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है राइट्स का, प्रिविलेज। कौन कौन से इन्हें राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं? सबसे पहले राइट ऑफ एक्सप्रेशन होता है, मतलब ये अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं। इनको रेगुलर सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाते हैं। स्पीकर अगर चाहे तो किसी को भी हाउस से निकाल सकता है, और अगर कोई हाउस की तौहीन करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसे पनिश किया जा सकता है या उसे रिमूव किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इलेक्शन का। इलेक्शन कब कब होते हैं? 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, एक जनरल इलेक्शन और एक बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन कौन से होते हैं? जो 5 साल के बाद होते हैं, अपना दुरानिया पूरे करने के बाद, उसके बाद नया हाउस बनता है। लेकिन बाई इलेक्शन कौन से होते हैं? बाई इलेक्शन वो वाले इलेक्शन होते हैं जब कोई वैकेंसी खाली हो जाती है, या किसी की डेथ हो जाती है, या कोई रिजाइन कर जाता है, तो वो बाई इलेक्शन होता है। तो इन 2 तरीकों से इलेक्शंस होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है वोटर्स का।
वोटर्स, वोट कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले तो वोट कोई भी आज़ाद बंदा यूनिवर्सल सफरेज कर सकता है, मतलब जो अडल्ट पर्सन है तो वो वोट कर सकता है, पब्लिक में से कोई भी बंदा कर सकता है। दूसरे नंबर पे 1918 में औरतों को ये हक दिया गया कि वो भी वोट कर सकती हैं। 1923 में मर्दों और औरतों दोनों को हक दिया कि वो भी वोट कर सकते हैं। और अगर प्रेजेंट दौर की बात की जाए तो 18 ईयर्स से ऊपर कोई भी है, चाहे वो मर्द है औरत है, अब तो ट्रांसजेंडर्स के राइट भी बन गए हैं, तो वो भी वोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स। कौन से लोग वोट नहीं कर सकते? सबसे पहले तो एलियंस। एलियंस लॉ की जुबान में कहते हैं जो नॉन सिटीजनशिप हो, जो सिटीजन ना हो एक मुल्क का, सबसे पहले वो वोट नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे अगर कोई पर्सन लुनेटिक है, मतलब मेंटली इल है, तो वो भी वोट नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे कोई इडियट है, मतलब अनसाउंड माइंडेड है, ये भी काफी हद तक लुनेटिक से मिलता है, तो वो भी वोट नहीं कर सकता। चौथे नंबर पे अगर कोई इन्फेंट है, कोई न्यू बोर्न बेबी है या कोई बच्चा है, वो भी वोट नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकता क्योंकि 18 ईयर से अबव नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है जिसका रिकॉर्ड जो है वो क्रिमिनल है, या कोई ऐसा बंदा है जो कि 12 महीने से ज्यादा जेल में रहा है, वो भी वोट नहीं कर सकता। या कोई पर्सन इलेक्शन के दौरान कोई इलीगल एक्ट कर देता है तो वो भी वोट नहीं कर सकता। अगला पॉइंट हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। जो कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले वो एलियन नहीं होना चाहिए, मतलब वो नॉन सिटीजन नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो 25 साल से ऊपर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पे वो अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए। लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए और किसी यूके की चर्च का प्रीस्ट नहीं होना चाहिए। हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, मतलब आदतन कोई क्रिमिनल हो जाता है, उसकी आदत नहीं छूटती, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट पे क्राउन का सर्वेंट भी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कोरम क्या है, मतलब डेकोरम क्या है प्रोसीडिंग का। जब एट लीस्ट 40 मेंबर्स हाउस ऑफ कॉमन में मौजूद होते हैं तो प्रोसीडिंग्स हो जाती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ऑफिसर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन के कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे? सबसे पहले तो वहां पे एक स्पीकर मौजूद होगा। दूसरे नंबर पे एक चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ हाउस वहां पे मौजूद होगा। तीसरे नंबर पे वहां पे सर्जेंट ऑफ आर्म्स होगा, मतलब जो मेंटेन करेगा ऑर्डर और सिक्योरिटी को। चौथे नंबर पे वहां पे एक क्लर्क हाउस का मौजूद होगा जो कि असिस्ट करेगा स्पीकर को। पांचवें नंबर पे वहां पे एक चैपलिन मौजूद होगा जो कि प्रीस्ट होगा और वो हर सेशन से पहले प्रेयर करवाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कमेटीज। कमेटीज कौन कौन सी कमेटीज होंगी? तो 5 तरह की कमेटीज होंगी इसमें। कमेटी ऑफ द होल हाउस, सिलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, प्राइवेट बिल कमेटी। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। सबसे पहले जो पावर हमारे पास आती है वो है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव पावर जो कानून बनाने की पावर है और इसे सुप्रीम समझा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन ही ये कानून बनाता है और जो कानून ये बना देता है उसे कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती। इसके पास पावर होती है कि ये नए कानून बनाए या जो पुराने कानून हैं उनको अमेंड कर दे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है फाइनेंशियल पावर। जो हाउस ऑफ कॉमन है इसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है और ये कैसे हुई? 1911 में जो पार्लियामेंट्री एक्ट आया उसके बाद इसके पास मुकम्मल फाइनेंशियल पावर आ गई। अब तमाम फैसले जो फाइनेंस के हैं वो यही हैंडल करता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इसमें क्या होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है कि ये जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनसे क्वेश्चनिंग करता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये जो पावर्स हैं उन्हें डेलीगेट करता है। जो लेजिस्लेशन की पावर है उसे डेलीगेट्स करता है, उसे आगे देता है। तो इसके पास ये पावर होती है, ये आगे देता है और जब चाहे तो उसे रोक लेता है। तो ये भी इसके पास बहुत बड़ी पावर है। और लास्ट पे हमारे पास पॉइंट आता है रोल ऑफ ओपोजिशन। ओपोजिशन का क्या रोल होता है हाउस ऑफ कॉमन में? अगर हाउस ऑफ कॉमन में ओपोजिशन नहीं होगी तो जो हाकिम पार्टी होगी वो अपनी मनमानी करेगी, लेकिन ये जो है वो गलतियां निकालती रहती है कि ये फलां काम आपने ठीक से नहीं किया। तो इस तरह जो वो काम करते हैं वो बेहतरीन काम हो जाता है और ओपोजिशन पार्टी के मौजूद होने की वजह से रियलिस्टिक डिसीजंस बनाए जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन, पावर्स ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। अब हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है या अपर हाउस भी कह सकते हैं, सबसे पहले जो इनकी सिलेक्शन है वो मोनार्क सिलेक्ट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर, उसकी एडवाइस पर। और ये जो सिलेक्ट होते हैं ये हेरिडेटरी प्रिंसिपल्स पर सिलेक्ट होते हैं, मतलब बाप के बाद बेटा, जो रॉयल ब्लड्स होते हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसका पॉइंट आता है वो है हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड था वो 18th सेंचुरी तक बड़ा ही मजबूत था। अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी, अपर क्लास थी, उसके कंट्रोल में, उसकी ग्रिप में दोनों हाउसेस थे। लेकिन 19th सेंचुरी में 1911 में जब पार्लियामेंट्री एक्ट पास हुआ उसके बाद इसकी पावर छिन गई और हाउस ऑफ कॉमन के पास मुकम्मल पावर चली गई। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कैटेगरीज ऑफ इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स की जो कैटेगरीज है उसके लिए ये जो चैम्बर है, ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, ये इसे ओल्डेस्ट चैम्बर करार दिया जाता है और ये हजारों सालों से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता आया है। अगर इसके ग्रो होने की बात करें तो जो ग्रेट काउंसिल थी सैक्सन वाइटन, तो ये यहां से लेके अब तक ग्रो हुआ है। 1925 में एडवर्ड वन जो था उसने अपनी पार्लियामेंट को बुलाया था, मुकम्मल पार्लियामेंट को बुलाया था और एक जगह पर इकट्ठा किया था। तो वो सारे एक जगह पर थे, तो उनमें से अलग अलग हुए, नोबल्स अलग हो गए, क्लैरिगी जो मजहबी तबका था वो अलग हो गया और कॉमन्स का अलग कर दिया गया। उसके बाद नोबल्स और क्लैरिगी जो थे वो एक हो गए, जो अब हाउस ऑफ लॉर्ड बन गए, और कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स ही रहा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन ये कैसे बना है? 780 इसके मेंबर्स हैं टोटल, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो लाइफ टाइम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिनके एयर्स का कोई हक नहीं इसके बाद। लेकिन इनके जो ज्यादातर मेंबर्स हैं उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आता है रॉयल ब्लड। रॉयल ब्लड क्या होता है? जो रॉयल फैमिली से होता है और उसका जो मेल बच्चा होता है वो आके इसका मेंबर बनता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है हेरिडेटरी पेयर्स। इसमें क्या होता है? ये 1/10 पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा मेंबर्स इसी में होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर बाप मर गया तो उसके बाद जो सबसे बड़ा बेटा है वो आके मेंबर बन जाएगा। यहाँ तक कि रिलैक्सेशन मिलती है कि अगर कोई बेटा नहीं है तो सबसे बड़ी जो बेटी है वो भी आके इसके हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबर बन सकती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव पेयर्स। इसमें क्या है कि जो ट्रीटी ऑफ यूनियन और पेयरेज एक्ट, ट्रीटी ऑफ यूनियन और जो पेयरेज एक्ट है, इन दोनों के मुताबिक 16 मेंबर्स जो स्कॉटिश हैं, स्कॉटलैंड से हैं, वो इलेक्ट होंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव पेयर्स ऑफ आयरलैंड। पहला स्कॉटलैंड था, अगला आयरलैंड। इसमें 28 मेंबर्स जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स बनेंगे, लेकिन 1801 तक ये लायबल था क्योंकि तब तक ट्रीटी ऑफ यूनियन था ब्रिटेन और आयरलैंड के दरमियान। फिर 1922 को आयरलैंड आज़ाद हो गया तो ये फिर रूल जो है वो ख़त्म हो गया। अगला पॉइंट हमारे पास आता है लॉर्ड ऑफ अपील। इसमें क्या है कि जो पहले इसमें था कि 9 मेंबर्स जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बनेंगे, लेकिन 1990 के बाद इनकी तादाद 21 कर दी गई और इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो क्राउन करेगा और एपलेट ज्यूरिसडिक्शन एक्ट के तहत, और इनकी जो सिलेक्शन है वो मुख्तलिफ ज्यूरिस में से होगी। अगला पॉइंट हमारे पास आता है लॉर्ड स्पिरिचुअल का। इसमें क्या है? टोटल 26 मेंबर्स होंगे। 2 मेंबर्स आर्च बिशप से होंगे और जो 24 मेंबर्स हैं वो सीनियर बिशप्स ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड से होंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है लाइफ पेयरेज। लाइफ पेयर्स, जिसमें लाइफ पेयरेज एक्ट के मुताबिक जो लोग सिलेक्ट होंगे उनके सिटीज में उस कंट्री में बहुत बड़े ऑफिसेज होंगे, मतलब वो वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे, तो फिर वो सिलेक्ट हो जाएंगे लाइफ पेयर्स में। अभी तक हमने इसका देखा था कंपोजिशन में, जिसमें मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं वो मेंबर्स बन सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी सैलरीज एंड अलाउंसेस। सैलरीज एंड अलाउंसेस, पहले इनको कोई सैलरीज नहीं दी जाती थी, लेकिन 1957 के बाद इनको जो डेली इनके अलाउंसेस थे वो डिक्लेयर कर दिए गए। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसके प्रिविलेजेस। कौन कौन से राइट इसे दिए जाते हैं? सबसे पहले एक्सेस होती है क्वीन तक पहुंचने की। दूसरे नंबर पे इनको फ्रीडम दी जाती है एक्सप्रेशन की, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर कोई पेटी एलिगेशंस इन पे लगते हैं तो इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता।
और जब ये कोई सेशन अटेंड करने के लिए आते हैं तो इन्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं और ट्रैवल के लिए इनका खर्चा भी उठाया जाता है। अब यहाँ पर इन पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इन पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले कि पार्लियामेंट में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, दूसरे नंबर पे ये वोट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इनकी रेजिग्नेशन। 1963 तक ये रिजाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और अब जब इनकी सिलेक्शन होती है तो 2 मंथ के अंदर अंदर ये रिजाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कॉरम का। हाउस ऑफ लॉर्ड में अगर 3 मेंबर मौजूद होते हैं तो प्रोसीडिंग हो जाती है, लेकिन आमतौर पर वहां पे 300 से ज्यादा लोग या 300 लोग मौजूद होते हैं। और लास्ट पे आता है लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर जो होता है, जो मीटिंग होती है हाउस ऑफ लॉर्ड की, उसका हेड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर होता है और जुडिशियल का भी ये हेड होता है। कोर्ट्स की जो वर्किंग होती है उसको सुपरवाइज करता है और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट भी करता है। तो ये थे इसके फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब हम बात करते हैं इसकी पावर्स की, जिसमें नंबर 1 पे आती है लेजिस्लेटिव पावर। हाउस ऑफ लॉर्ड के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, पहले थी, लेकिन जब पार्लियामेंट एक्ट 1911 आया तो इसकी सारी जो पावर थी वो हाउस ऑफ कॉमन्स को दे दी गई। पहले ये दोनों बराबर थे, लेकिन अब हाउस ऑफ कॉमन अबव है और तमाम लेजिस्लेटिव पावर उसी के पास है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है पावर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिल। जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकता है सिवाय फाइनेंशियल बिल, लेकिन अगर हाउस ऑफ कॉमन उसे रिजेक्ट कर देता है तो वो बिल मर जाता है। तो मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ये भी पावर नहीं है। अगली पावर की बात करें तो इसके पास है पावर ऑफ डिले। ये डिले कर सकता है। अगर हाउस ऑफ कॉमन कोई बिल भेजता है इस तक, तो ये अगर उसे डिले कर देता है तो वो 1 साल डिले रहता है। ये वापस भेज देता है तो 1 साल डिले रहेगा। उसके बाद अगर 1 साल में ये कोई फैसला नहीं करता तो उसके बाद इसकी कंसेंट जरूरी नहीं होती, वो बिल पास हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स, जो बिल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल। जो मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल पावर्स में आते हैं, लेकिन इसके पास कोई ऐसी फाइनेंशियल पावर नहीं, क्योंकि जो हाउस ऑफ कॉमन कोई बिल भेजता है तो इसके पास 1 मंथ का टाइम होता है, उसमें ये ओके करे या ना करे। अगर ना करेगा फिर वो वापस चला जाएगा, वापस सारा प्रोसीजर होगा। अगर ये ओके भी नहीं करेगा और ना भी नहीं करेगा तो 1 मंथ के बाद बगैर इसकी किसी कंसेंट के वो बिल पास हो जाएगा। अगली इसकी पावर की बात करें तो वो है एग्जेक्टिव पावर। इसके पास एक सिग्निफिकेंट पावर है एग्जेक्टिव पावर। ये गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है और डिबेट कर सकता है उनकी पॉलिसीज पर, और एंजॉय कर सकता है कैबिनेट की मेंबरशिप को भी। और लास्ट पे हमारे पास आता है जुडिशियल पावर्स। जो लॉर्ड चांसलर है, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो उसके पास मुकम्मल जुडिशियल पावर्स होती हैं। वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट भी करता है और कोर्ट्स को उनके जो डिसीजंस हैं उनको रिव्यू भी करता है। तो एक पावर जो है इसके पास वाकई में मौजूद है, वो है जुडिशियल पावर्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।